Page number 26, if you're having books, very nice. If you don't have the books, the screen is being shared with you people. Just go with it. They saw new types of boats in England and Scotland. अगर आपको याद हो तो हमने एंड ये किया था कि एशिया के जो ममालिक हैं वहाँ पे बहुत सारे हादसा हुआ करते थे, इसलिए ये यूनाइटेड नेशन ने किया कि यहाँ के लोग भेजे जाएं बाहर यूरोप में और अमेरिका में, और जो वहाँ पे जाके स्टडी करें कि वहाँ किस तरह की ट्रांसपोर्ट चलती है और किस तरह वो मैनेज करते हैं, और फिर वो हमारे पास पहले आए फिर हम लोग गए ताकि ये देखें कि किस तरह इन मसाइल से इन हादसों से बचा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन का एम हमने पढ़ा था, एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू प्रिवेंट वॉर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी काम यूनाइटेड नेशन करता है, उनमें से कुछ चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। दे सॉ न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, उन्होंने नई तरह की जो कश्तियां हैं देखी इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में। गोइंग ऑन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स गए दे स्टार्टेड देयर वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन द ओहायो एंड मिसिसिपी रिवर्स, उन्होंने ओहायो और मिसिसिपी रिवर्स में उन्होंने जो वाटर की पानी पे चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसका तज्जिया किया। एंड अलोंग द कोस्टल कैनाल, और उसके साथ साथ वो कोस्टल कैनाल्स, कोस्टल कहते हैं साहिल, कैनाल्स कहते हैं जो नहरें हैं। द मेंबर्स ऑफ द टूर डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट विद एक्सपर्ट्स इन द कंट्रीज दे विजिटेड, जहाँ पे वो लोग गए वहाँ के लोगों के एक्सपर्ट्स के साथ उन्होंने पानी की जो ट्रांसपोर्ट चलने वाली है उस पर बातचीत की। All this information had to be thought over and sorted out. इस तमाम information को सोचा जाना था, इसको हिस्सों में तकसीम किया जाना था to find out what might be useful in Asia, ताकि ये देखा जा सके कि एशिया में कौन सी चीज है जो हमारे लिए कारआमद हो सकती है। The member of the tour returned to their countries, वो अपने मुल्कों में वापस गए, prepared not to imitate what they had seen in the West, उन्होंने ये अपने आप को तैयार किया कि वो इमिटेट नहीं करेंगे जो उन्होंने देखा है मगरिब में। इमिटेट का मतलब बेटा होता है नकल करना, बट टू डू देयर ओन वर्क विद द वाइड बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम करना है जो उनके अपने एक्सपीरियंस हैं अपने मुल्क के। इमिटेट, यहाँ पे इसको थोड़ी सी चीज़ों को समझ लीजिएगा कि The UN Day is celebrated on 24th October every year. हर साल ये याद रखिएगा, MCQs में काम आएगा। यूनाइटेड नेशन का दिन मनाया जाता है। Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country. आज के दौर में हुब्बुल वतनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के साथ वफादारी का नाम नहीं है, not only to one's own country मुल्क के साथ, but to the United Nation and its ideal, यूनाइटेड नेशन के साथ भी है और इसके जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स का मतलब यहाँ पे बेटा आप जो असूल हैं उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। ऑन द यूएन डे, यूनाइटेड नेशन के दिन, वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम अपने आप से वादा करते हैं, anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world, कि हम दुनिया में भाईचारा पैदा करेंगे और अमन कायम करेंगे। द बर्थ ऑफ द यूएन वी होप, जो पैदाइश है यूनाइटेड नेशन की, इससे हम उम्मीद रखते हैं, will one day be looked upon as an important event in the world history, एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया में ये एक ऐसा इवेंट बन जाएगा जो कि बहुत अहम है। बेटा यहाँ तक किसी ने कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो आपका थोड़ा सा लिटरेचर है तो कुछ बोर लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास एक सवाल जो आमतौर पर आता है, दैट इज जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल? तो ये जो आप पार्ट 2 पढ़ेंगे इसमें इसका सारे का सारा आंसर आ जाएगा। लेट अस सी हाउ द यूएन इज ऑर्गेनाइज्ड। ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज कैसे है। द सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली। सबसे मरकजी और सबसे अहम जो हिस्सा है यूनाइटेड नेशन का वो जनरल असेंबली है। वेयर एवरी मेंबर नेशन इज रिप्रेजेंटेड, जहाँ पे हर मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू द असेंबली। हर मेंबर जो है वो 5 मेंबरान को भेजता है। 5 मेंबरान को भेज सकता है, बट ईच मेंबर हैज ओनली 1 वोट, लेकिन हर मेंबर
का जो वोट होता है वो एक ही होता है। बट एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने पूछा, बड़ा डिसेंट सा क्वेश्चन है कि जब यूनाइटेड नेशन शुरू हो रहा है 1945 में, तो इसकी पैदाइश जो है इसको बाकायदा तौर पर 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? बेटा, इट स्टार्टेड इन अक्टूबर, इट स्टार्टेड इन अप्रैल, यानी कि स्प्रिंग का मौसम उस वक्त आप कह लीजिए चल रहा था, खत्म हो रहा था। लेकिन इसको मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसकी रीजन ये है कि बाकायदा तौर पर सारे मुल्कों ने मुत्तफिक होकर इसका जो आगाज किया था वो 24 अक्टूबर को किया था, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया है 24 अक्टूबर को। अब यहाँ पे एक और चीज, each member nation can send 5 representatives to the assembly, but each member has only one vote. हर मुल्क जो है 5 मेंबर भेज सकता है, लेकिन सब वोट एक ही होगा उस मुल्क का। यहाँ पे होता क्या है, फर्ज करिए हमारे कितने सूबे हैं जी, 4 सूबे हैं। एक हो गया बलूचिस्तान, एक हो गया पंजाब, एक हो गया केपी के, एक हो गया सिंध। चूंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन बड़ा शहर है, तो कराची में से भी हमने एक बंदा भेज दिया। कितने हो गए जी टोटल भेजने वाले? 5। अब हमने इनको यूनाइटेड नेशन में भेजा, भेजा किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। अब वहां पे जाके कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता मैं सिंध का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं बलूचिस्तान का हूँ, मैं केपीके का हूँ, या मैं कराची का हूँ। अब जितने भी हैं, आपके पास इस चीज को याद रखना होगा कि ये सारे के सारे वहां पर रिप्रेजेंट किसको करेंगे? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इनका अलग अलग वोट नहीं हो सकता, इनका वोट एक ही होगा। यानी कि वो वोट जो भी डालेंगे, जिस भी हिस्से में डालेंगे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, वो सिंध, पंजाब, केपीके या कराची को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। Besides 6 main committees for its usual work, आम जो काम होता है उसके 6 कमिटीज के अलावा कमिटीज of many kinds are appointed for special purposes। अहम कामों के लिए जो स्पेशल कमिटीज हैं, मकासद है, उसके लिए बनाई जाती हैं। एंड टू प्रिपेयर द वर्क फॉर द रेगुलर सिटिंग्स ऑफ द असेंबली, और रोजाना के जो काम है उनके लिए भी इनको बनाया जाता है। The Security Council is made up of 15 members। Security Council 5 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 5 of these are permanent members। इनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ऑफ द अदर 10, बाकी के जो 10 हैं, 3 each year are elected by the General Assembly for 2 years term। 3 लोगों को, 3 मुल्कों को मौका दिया जाता है हर 1 साल के बाद 2 साल के लिए मेंबर बनने के लिए। मेन 5 ये हैं जो रेगुलर है, परमानेंट है, इनको कोई हटा नहीं सकता। बाकी 10 को चुना जाता है। मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैव टू बी सपोर्टेड बाय एवरी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स। जो भी आप मसला वहां पे लेके जाइए, ये 5 को उस मसले से मुत्तफिक होना लाजमी है। That is one, each one of these nations has a veto। इन सबके पास एक पावर है, the power is called veto। इसको मैं बात बताता हूँ। If one of them says no to any matter, अगर कोई भी शख्स इन मसाइल में से किसी एक को नो कह देता है, it is dropped for the time being at least। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उसको फिर रोक दिया जा सकता है या जा सकता है। बेटा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है आप लोगों के लिए, and the word is veto। वीटो बेसिकली इज अ पावर। अब आपके पास क्या है, ये जितने भी मुल्क हैं, ये 5 मुल्क, कौन कौन से जी 5 मुल्क हैं? चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है। ये 5 मुल्क हैं। ये 5 मुल्क के पास एक पावर है विच इज कॉल्ड वीटो। वीटो पावर होती क्या है? इसमें क्या है कि आपके पास कोई भी आप मसला यूनाइटेड नेशंस में ले जाइए, अगर ये आपने सारे मुल्कों को मना लिया, लेकिन अगर इन 5 में से कोई एक भी मुल्क कहता है कि नहीं जी हम ये नहीं चाहते, या हमें ये चीज पसंद नहीं है, या हम ये नहीं करना चाहते, तो वो मसला हल नहीं हो सकता। फर्ज करें कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने क्या किया कि एक मसला है, कौन सा मसला है जी? हमारा कश्मीर का। हम इसको ले गए, कहाँ पे लेके? यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में हमने इसको बाकायदा कोशिश की कि इसके लिए
बातचीत करें, बातचीत करना शुरू कर दी। अब सारे मुल्क मान गए। जब मेरे साथ बस आप लोगों को मैंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद पढ़ाया था, तो आपको याद होगा मैंने एक चीज़ कही थी कि कश्मीर का हल बहुत आसान हो सकता है। हमने आपस में क्लास में डिस्कस किया था, क्या हो सकता है मिसाल के तौर पर, आपके पास एक तो ये है कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दें, दूसरा ये है कश्मीर आधा-आधा कर लें, इंडिया और पाकिस्तान, तीसरा ये हो सकता है कि कश्मीर इंडिया को दे दें, चौथा हल भी हो सकता है, वो ये है कि कश्मीर को आज़ाद कर दें। इस मसले के हल को लेकर फर्ज करें यूनाइटेड नेशन हम पहुंच गए, यदि इन चारों में से कोई एक मसला जो है उसको हल कर ले। अब सारे मुल्क जो वहां पे मौजूद है सब मान गए, लेकिन अगर उनमें से चीन, फ्रांस, यूके, रशिया या यूनाइटेड स्टेट इनमें से कोई भी कहता है नहीं जी हमें ये फैसला कबूल नहीं है, तो वो मसला हल नहीं हो सकता। तो दिस इज द पावर ऑफ वीटो। द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूएन इज द सेक्रेटरी जनरल। जो चीफ ऑफिसर है यूनाइटेड नेशन का, उसके पास जो पोस्ट होती है, जो नाम होता है, दैट इज सेक्रेटरी जनरल। ही हैज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की बहुत ही अहम सियासी जिम्मेदारियां होती हैं। The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approval of Security Council. Security Council approval देता है, मीन इसको अप्रूव करता है, इसकी इजाजत देता है, लेकिन रेफर के कौन करता है? जनरल असेंबली रेफर करती है अपॉइंटमेंट को। किसकी अपॉइंटमेंट को? सेक्रेटरी जनरल की। He serves for a term of 5 years. वो 5 साल तक सर्व करता है, काम करता है, until the elections of his successor, जब तक उसकी जगह दूसरा बंदा सक्सेस करके जीत कर आ नहीं जाता। एवरी ईयर, हर साल, द सेक्रेटरी जनरल मेक्स अ रिपोर्ट टू जनरल असेंबली। वो जनरल असेंबली को रिपोर्ट बनाता है ऑन द वर्क ऑफ द ऑन ऑन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के कामों पर। देयर इज अ स्टाफ, बेटा ये अहम है, पैराग्राफ नंबर डी, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देयर इज अ स्टाफ ऑफ अबाउट 3,500 people working directly under the Secretary General in New York. सेक्रेटरी जनरल न्यूयॉर्क में जो होते हैं तकरीबन 3500 का स्टाफ उनके अंडर काम करता है डायरेक्टली। देयर आर आल्सो अदर स्पेशल ब्रांचेस ऑफ द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट के और भी स्पेशल ब्रांचेस हैं विद हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज एट वेरियस अदर सेंटर्स, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर और भी लोग मौजूद है। देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर people from so many different nations work in the same organization. कोई दुनिया में इदारा नहीं है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे काम करते हों एक ऑर्गेनाइजेशन। एज एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन, जैसा कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर है। यूएन एम्प्लॉइज कम टू द सेक्रेटेरिएट फ्रॉम नियरली एवरी कंट्री ऑन अर्थ। तकरीबन हर मुल्क से ये लोग आते हैं या इनका ताल्लुक होता है, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज। तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करते। देयर आउटलुक हैज टू बी इंटरनेशनल। उनका जो आउटलुक है, यानी कि उनका जो दिखना है, वो जो दिखते हैं वो इंटरनेशनल होता है। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है, कुछ किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। The secretariat has much work to do. Secretariat को बहुत सारे काम करने होते हैं। The staff has to prepare the matter of various meetings. उनको बहुत सारी मीटिंग्स को तैयार करना होता है, मवाद को तैयार करना होता है। They have to manage the meetings. उनको मीटिंग्स को मैनेज करना होता है। They have to keep a record of all that is said and done. जो कुछ किया जा चुका होता है या किया जा रहा होता है उसका वो रिकॉर्ड रखते हैं। दे हैव टू प्रिपेयर डेली रिपोर्ट्स फॉर द प्रेस एंड द रेडियो। उनको रेडियो और प्रेस के लिए रोजाना की चीजों को तैयार करना होता है। बेटा यहाँ पे रेडियो लिखा हुआ है क्योंकि ये पुराना लेसन है। आज के दौर में आप रेडियो की जगह किस चीज को जानते हो? मीडिया को। तो मीडिया के लिए वो रिपोर्ट्स बनाते हैं कि आज हमने क्या किया, कल हमने क्या किया और मजीद हम क्या करने वाले हैं। ये सारी रिपोर्टिंग बनाई जाती है या की जाती है। During the various meetings, मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान ट्रांसलेटर्स सिट इन साउंड प्रूफ केबिन्स listening to the speeches and translating them at the same time. अब बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी भी होती हैं जिसमें ट्रांसलेटर को बिठा दिया जाता है एक साउंड प्रूफ केबिन में, कमरे में, जो कि मुख्तलिफ स्पीचेस को सुनते हैं और उसी वक्त ट्रांसलेट करते रहते हैं, so that each member can hear the speech in his own language थ्रू हेडफोन्स, ताकि वो हेडफोन्स के जरिए अपनी लैंग्वेज में इसको सुन सके। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। द स्टाफ डज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द डे। दुनिया में जितने भी मसाइल हैं जो अहम हैं उनके बारे में साइंटिफिक स्टडी करने वाला इदारा भी यूनाइटेड नेशन के अंदर ही आता है।
यहाँ पे ये देखिए, ये स्पीचेस करते हैं, सुनी जाती है हेडफोन के जरिए, ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं। होता क्या है कि आपके पास यूनाइटेड नेशन में जो लैंग्वेज यूज की जाती है स्पीच करने के लिए, वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हो, और वो जरूरी नहीं है वो वाली हो जो हमें समझ आती हो। फर्ज करें पाकिस्तान से कोई बंदा जाता है, शायद हमें इंग्लिश तो समझ आ सकती है, लेकिन अगर आप चाइनीज की बात करें, जर्मन की बात करें, आप डच की बात करें, कोई और लैंग्वेज की बात करें, जापानीज की बात करें, वो हमें समझ नहीं आती। तो होता क्या है कि वो तमाम लैंग्वेजेस जो किसी भी बंदे को समझ ना आए, उनके लिए ये लोग क्या करते हैं, बाकायदा तौर पर ट्रांसलेटर बिठा देते हैं, और उस ट्रांसलेटर का काम ये होता है कि जो भी चीज बोली जा रही है उसको बाकायदा तौर पर क्या किया जाए, साथ साथ ट्रांसलेट किया जाए, ताकि उसके मुताबिक जो मुल्क के लोग हैं या मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फैसला ले सकें। अदरवाइज कभी कभी शायद गलत फैसले हो जाएंगे अगर हमें लैंग्वेज की समझ ना आए। तो लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए ट्रांसलेटर्स वहां पर मौजूद रहते हैं। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स सो दैट यू कैन जस्ट। चलें जी, आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन, तो हम पार्ट 3 पर आते हैं। देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन से ताल्लुक रखने वाली बहुत सारी स्पेशल बॉडीज मौजूद हैं, स्पेशल ऑर्गन। सम ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा हैं डायरेक्टली, सम आर इंडिपेंडेंट, उनमें से कुछ आजाद हैं, बट आर क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। आजाद होने के बावजूद भी वो यूनाइटेड नेशन के काम से बहुत करीबी तौर पर कनेक्टेड है। We can refer here to the work of only a few these important bodies। इनमें से कुछ के बारे में यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। Here is the international bank। सबसे पहले किसके बारे में बात करें, इंटरनेशनल बैंक में, which lends money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness such as electric power plant। The international bank which lends money to the member nations, एक इदारा है जिसका नाम इंटरनेशनल बैंक है। lends money, वो पैसे उधार देता है, to member nations, इन तमाम मुल्कों को जो कि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, for carrying through some वर्क ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ताकि वो कोई काम शुरू कर सकें जो कि लोगों की इम्पोर्टेंस, लोगों के लिए अहमियत रखता है, एंड यूजफुलनेस, या उनके इस्तेमाल का है, सच एज इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये चीजें आप कर सकते हैं यहाँ से पैसा लेने के बाद। मीन आप इलेक्ट्रिक वाटर पावर प्लांट लगा सकते हैं, यानी कि जो बिजली घर बनाए जा सकते हैं, रोड सड़कें बनाई जा सकती हैं, रेलवे रेलवे के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, कैनाल्स नहरें बनाई जा सकती हैं, फ्लड कंट्रोल, और इसके साथ सैलाब को कैसे कंट्रोल करना है ये चीज भी इसमें सिखाई जा, इस पैसे से की जा सकती है। एक बड़ी शानदार एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं राइटर। An example of the wonderful effect of the one of these loans is found in a small village in the on the west coast of Mexico। मेक्सिको का एक जुनूब की तरफ एक गांव है जो कि साहिल के साथ है। इसमें जो एक छोटा सा गांव है, इनको लोन दिया गया, उसका एक असर दिखा रहे हैं, शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया। इन 1951 1951 में द बैंक गेव अ लोन ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए लोन दिया गया। विद इन 3 years द पॉपुलेशन इंक्रीज 3-fold। 3 साल के अंदर अंदर जो वहां पे मौजूद पॉपुलेशन थी, वहां पे मौजूद लोगों की तादाद थी, वो 3 गुना बढ़ गई। इंडस्ट्रियल यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज फ्रॉम 3 to 33। वहां पे मौजूद जो यूजर्स थे इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले, उनकी तादाद 3 थी, फिर कितनी हो गई, 33 हो गई, 33 हो गई। द टाउन स्टार्टेड अ रेडियो स्टेशन। इन्होंने अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया, अ डेली न्यूज़पेपर, एक अखबार शुरू किया, एंड अ नाइट स्कूल, और रात में चलने वाला स्कूल शुरू किया। देयर वर 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built। वहां पर मौजूद जो बच्चों की तादाद थी उसमें 7 गुना इजाफा हो गया, जितना पहले नहीं था। 7 गुना, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लांट लगने से पहले अगर वहां 100 बच्चा पढ़ता था, तो अब कितना पढ़ रहा है, 107 पढ़ रहा है। 1000 पढ़ता था तो
अब कितना पड़ रहा है तकरीबन, उसी सात के हिसाब से आप लगा लीजिए 70, तकरीबन 1070 मीन हर 100 पे 7% इंक्रीज हो गया। एक बात, दूसरी बात, इन्होंने स्टार्ट क्या किया है, अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया, अपनी अखबार शुरू की है। इससे क्या बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, लोग रोजगार मिलेगा। 33 उनके जो फैक्ट्रियां वगैरह थी, 3 थी पहले, फिर कितनी हो गई, 33 हो गई। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या चीज आ गई, इलेक्ट्रिक प्लांट, बिजली लगने से उनके रोजगार में इजाफा हो गया। आमतौर पर जो गांव होते हैं वहां पर पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है कि उनको बिजली मिल गई, बिजली से उन्होंने रेडियो स्टेशन शुरू किया है, अखबार शुरू किया है, स्कूल शुरू किया है, लोग तरक्की कर रहे हैं। पेज 28 पर आ जाइए बेटा, अगर आप लोग बुक में से देख रहे हो, अगर आप स्लाइड शेयर के साथ या स्क्रीन शेयर के साथ चल रहे हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज अगर आप बुक यूज कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप बुक के जरिए भी देख सकते हो। देयर इज द यूएन चिल्ड्रंस फंड, यूनेस्को, यूनिसेफ, बच्चों का दोस्त कह लीजिए इसको, द फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये बच्चों का दोस्त है। इट स्पेशलाइजेस इन द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन, इसका मेन काम ये होता है कि बच्चों को रिलीफ दी जा सके, बच्चों के फायदे किए जा सके। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ये याद रखिएगा, WHO वाज स्टार्टेड इन 1946, ये एमसीक्यूज में काम आने वाली चीजें हैं। 1946 में ये शुरू हुआ, बट द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग ऑन 7 अप्रैल 1948। परमानेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी थी 7 अप्रैल 1948 टू वर्क ऑन इंटरनेशनल हेल्थ, ताकि ये काम कर सके इंटरनेशनली लोगों की सेहत पर। 7th April is now celebrated all over the world as the World Health Day, बेटा ये याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे जो दिन मनाया जाता है वो 7th अप्रैल मनाया जाता है। Who advises member countries on public health and on the control of disease, ये आमतौर पर लोगों को की हेल्प करता है, किस चीज के बारे में, पब्लिक हेल्थ, लोगों की सेहत के बारे में, और किस तरह बीमारियों से बचा जाए। एंड मेक्स वॉर ऑन मेनी वाइड स्प्रेड डिजीज, और वो वॉर, जंग करता है, जंग करने का मतलब ये नहीं है कि वाकई जंग करना, मीन वो लड़ाई करता है, मुकाबला करता है बीमारियों के खिलाफ जो फैली हुई है। एक एग्जांपल यहाँ पे आ रही है, इन द तराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया में है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम चेराई है। मलेरिया हैज बीन वाइप्ड आउट बाय हु टीम्स, WHO की टीम्स है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर मलेरिया को खत्म कर दिया। वाइप आउट मीन सफाई से मिटा देना। इनेबलिंग फार्मर्स टू रेज देयर आउटपुट बाय 50%, इससे फायदा ये हुआ है कि उनकी जो आउटपुट है उसमें इजाफा हो गया है, कितने परसेंट, 50%, 50%। कैसे हो गया ये 50%, तो बता सकता है, मीन मलेरिया खत्म होने से उनकी जो पैदावार है खेतों में उसमें 50% इजाफा। जी बेटा, वेरी नाइस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली गिवन द आंसर एंड दे हैव गिवन राइट आंसर कि वहां पर फसलों में 50% इजाफा इसलिए हो गया क्योंकि मलेरिया खत्म हो गया। अब आप कहोगे मलेरिया खत्म होने से फसलों की पैदावार में कैसे इजाफा हो गया। पहले क्या होता था, मलेरिया जब किसानों को होता था, किसान बीमार हो जाते थे। जब वो बीमार हो जाते थे तो वो काम अच्छी तरह से अपनी फसलों की देखभाल नहीं कर पाते थे। इसलिए क्या हुआ कि इसका फायदा किसको हो गया है, उन बीमारी के खत्म होने से या मलेरिया के खत्म होने से किसान जो है अब अच्छी तरह से अपनी फसलों की देखभाल कर पाते हैं। राइट। An example of UNICEF and who work in their is their fight against yaws। यूनिसेफ और हु इन्होंने मिलकर एक तहरीक चलाई थी बेहतर करने की यॉज के खिलाफ। यॉज एक बीमारी है, अ डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट्स, एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर बहुत ही गर्म वेट, जो जहाँ पे कुछ मॉइस्चर्ड क्लाइमेट हो वहाँ की बीमारी है। फ्यू डाई ऑफ यॉज, कुछ लोग मर गए इस बीमारी से, बट मैनी बिकम हेल्पलेस एंड लिव ऑन एज बर्डन टू देयर फैमिली रिलेटिव्स। ज्यादातर जो है वो जो बच गए वो बर्डन के तौर पर जिंदा है अपने रिश्तेदारों के ऊपर।
बर्डन के तौर पे जिंदा है, ये बात समझ आ गई है? इसकी कोई सवाल है यहाँ तक? योस एक बीमारी है, कौन सी बीमारी है, कोई बता सकता है? Can anyone tell me yours? What is yours? Anyone? No one writes. चलिए फिर मैं ही बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कुछ लिखा हुआ है। स्किन डिजीज, राइट, इनफैक्ट स्किन बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है जी। एक्चुअली आपके पास यॉज एक बीमारी है जो कि आमतौर पर गर्म और ऐसे इलाकों में जहाँ मॉइस्चराइजिंग टाइप का मौसम होता है वहां पर होती है। इसमें होता यह है कि जिस्म पर जैसे गर्मी दाने होते हैं वैसे बड़े बड़े दाने निकल आते हैं और उनमें आमतौर पर पस पड़ जाती है। ये बहुत डेंजरस होती है। लोग वहां पर ज्यादातर उससे मर जाते थे। कुछ जो जिंदा हैं वो उनकी ये हालत है कि वो बर्डन बन चुके हैं किस पर, अपने रिश्तेदारों या फैमिलीज पर। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं कि यॉस को यूनाइटेड नेशन किस तरह मदद करता है। इंडोनेशिया एज सुन एज इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, जैसे ही वो एक आजाद रियासत बना, मुल्क बना, आस्क्ड द यूएन टू हेल्प देम इन देयर वॉर अगेंस्ट यॉस। उन्होंने मदद मांग ली कि हमारी मदद करें यॉस के खिलाफ लड़ने के लिए। देयर वाज सेड टू बी 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950। 1950 में जब काम लिया गया यूनाइटेड नेशन वालों ने, तो उस वक्त तकरीबन कहा जाता है कि 10 मिलियन केसेस थे, यानी कि 1 करोड़ केसेस थे। यूनिसेफ सप्लाइड मेडिसिन एंड अदर इक्विपमेंट्स। यूनिसेफ ने क्या दिया? मेडिसिन दिया और दूसरी चीजें दी। एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सेंड मेडिकल एक्सपर्ट्स ट्रेन इंडोनेशियन वर्कर्स। उन्होंने मेडिकल के एक्सपर्ट्स को भेजा ताकि वो ट्रेनिंग दे इंडोनेशिया के काम करने वाले लोगों। इंडोनेशिया सप्लाइड बिल्डिंग्स, वर्कर्स एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम द अब्रॉड। उन्होंने के जो चीजें दी, बिल्डिंग दी, इंडोनेशियन वालों ने काम करने वाले लोग दिए और दूसरी चीजें जो बाहर से लाई नहीं जा सकती। इन 4 years, 4 साल में दी 100 ऑफ मेडिकल टीम, सैकड़ों की तादाद में मेडिकल टीम जो वहाँ पर मौजूद थी, ट्रेन बाय हु? WHO, जिनको ट्रेन दी थी WHO ने, एंड सप्लाइड टू ट्रांसपोर्ट मेडिसिन बाय यूनिसेफ। और इनको ट्रांसपोर्ट मेडिसिन यूनिसेफ वालों ने दी थी। had examined 11 million people and cured 13 lakh। उन्होंने तकरीबन 11 मिलियन लोगों को देखा, चेकअप किया और तकरीबन 13 लाख तो थे जिनको उन्होंने इस बीमारी से शिफा दी। Who had yours? जिनको ये बीमारी थी। Many villages are now free from yours। अब बहुत सारे गांव हैं जो इस बीमारी से बिल्कुल आजाद हैं। In another few years, कुछ और सालों में practically the whole country will be free from it। पूरा मुल्क उनका कहना है कि इससे आजाद हो जाएगा। Hunger is the special problem of food and agriculture organization। बेटे ये MCQ में काम आएगा, एब्रिविएशन याद रखिए। FAO stand for Food and Agriculture Organization। भूख एक और मसला है पूरी दुनिया के लिए। विच वाज स्टार्टेड इन 1943। ये एक ऐसा इदारा है जो पहले शुरू हो गया था यूनाइटेड नेशन के बनने से, यानी कि 1943 में। इट सेंड एक्सपर्ट्स टू हेल्प कंट्रीज दैट वांट एडवांस ऑन हाउ टू ग्रो मोर फूड एंड अदर क्रॉप्स। ये मदद करता है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को ये सिखाने में, ये
मशवरा देने में कैसे उगाई जा सकती है ज़्यादा खुराक और कैसे उगाई जा सकती है वो खुराक जो दूसरी चीज़ें हैं जो किसी एरिया में नहीं होती। जब ज़्यादा उगाई मीन आपको पता है केमिकल फर्टिलाइज़र्स और जो आपके पास मुख्तलिफ अच्छे बीज हैं उनकी वजह से ये काम किया है। हाउ टू कंट्रोल प्लांट एंड एनिमल डिजीज़ेज़ किस तरह रोका जा सकता है उन बीमारियों को जो कि प्लांट्स यानी कि पौधों में होती हैं, एनिमल्स यानी कि जानवरों में होती हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट फूड इन स्टोरेज ये मदद करते हैं, बताते हैं कि जो खाना है उसको स्टोरेज में कैसे महफूज रखा जाए एंड इन जनरल और आमतौर पर हाउ टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ फॉर्म्स किस तरह खेतों की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाए। फिशरीज एंड फॉरेस्ट किस तरह बढ़ाया जाए। फॉर्म्स जो खेत है, फिशरीज जो कि मछलियां होती हैं और फॉरेस्ट जो कि जंगल होता है। इट ऑल्सो पब्लिशेस यूजफुल लिटरेचर ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इसके साथ साथ वो लिटरेचर भी छापते हैं यानी कि किताबें छापते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें छापते हैं, आर्टिकल छापते हैं इन तमाम चीज़ों पे। द यूएन हैज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस नॉलेज साइंस एंड कल्चर यूनेस्को नॉलेज के बारे में बात करता है, साइंस के बारे में बात करता है और कल्चर के बारे में बाय विच पीपल कैन गेट द रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग जिसके जरिए लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं एंड द हैबिट्स ऑफ माइंड और एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो सकते हैं दैट विल बी यूजफुल टू देम इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो कि उनकी मदद कर सकते हैं इस जदीद दुनिया में। लेस देन हाफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन गो टू स्कूल आप लोग बहुत लकी हैं जो स्कूल गए और अब माशाल्लाह कॉलेज जा रहे हैं या कॉलेज का हिस्सा हैं। दुनिया में कहा जा रहा है तकरीबन आधे से ज्यादा लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते बच्चे। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस कैन नॉट रीड और राइट ज्यादातर लोग जो हैं वो इंसानों के ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। प्रोग्रेस कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग अलोंग मॉडर्न लाइन्स जदीद सतूर पर तरक्की नहीं हो सकती फिर हार्डली एनी बॉडी कैन रीच जहाँ पर मुश्किल से सब पढ़ सके। बट यूनेस्को हैज फाउंड दैट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट रीड इन्होंने ये देखा है कि जहाँ पे लोग ज्यादा पढ़ नहीं सकते लर्निंग देयर लेटर्स इज नॉट यूजुअली व्हाट दे नीड टू बिगिन विद। आमतौर पे हम समझते हैं कि अगर किसी को लेटर भी पढ़ना आता है बहुत है ये पुरानी बात है ये जरूरी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दे नीड टू लर्न सम प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट्स इन देयर वे ऑफ लाइफ उनको अमली तौर पर कुछ तरक्की की जरूरत है अपनी जिंदगी में दैट दे कैन क्विकली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एज गुड उसको वो समझ सकें और कबूल कर सकें। आफ्टर दे रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग टू रीड जब वो फिर सीख सकते हैं कि पढ़ने का फायदा क्या है। UNESCO cannot itself find the money to teach hundreds of millions to read. Obviously, UNESCO के पास खुद इतना पैसा तो नहीं हो सकता कि वो लाखों की तादाद में लोग जो हैं उनको पढ़ा सके। What it can do is जो ये करता है वो ये है to show the various member nations how to go about the work. वो ये सिखाता है कि इस काम को किया कैसे जाए। And to supply सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एड्स वो कोशिश करते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग दें एड्स मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं मुहैया करें एज न्यू वेज ऑफ टीचिंग जैसा कि नए तरीके आजकल राइज हो रहे हैं ये आ रहे हैं पढ़ाने के किताबों के जरिए पिक्चर्स तस्वीरों के जरिए फिल्मों के जरिए और रेडियो के जरिए आर वर्कड आउट उन पे काम हो रहा है। द एक्सपीरियंस इज रिपोर्टेड टू अदर कंट्रीज जो एक्सपीरियंस है दूसरे मुल्क तक पहुंचाया जाता है where these may be useful जहाँ पे ये चीजें कारआमद होती हैं। यूनेस्को tries to advance human well-being through education, science and culture. यूनेस्को कोशिश कर रहा है लोगों को तरक्की देने की, इंसानों को तरक्की देने की बेहतर अंदाज से तालीम के जरिए, साइंस के जरिए और तहजीब के जरिए। दिस एडवांसेस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इंटरनेशनली एक दूसरे को समझने का मौका बख्शती है विच लीड्स टू पीस जो कि दुनिया में अमन कायम करता है। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनीथिंग। Any question you can ask if you want to.
बेटा रेस का मतलब होता है कॉमिंग। 3 फोल्ड मीन 3 गुना, 3 गुना वहाँ पर इज़ाफ़ा हो गया है लोगों के पढ़ने का और लोगों की